जय हिंद दोस्तों, शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास तो नहीं हुई, लेकिन आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कहलाता है इंडियन पॉलिटी का कोर पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उदारवाद के बारे में आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन एक्टिव रहेगा। कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप वहां पर दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप पॉलिटी मेंस विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा पेड कोर्स है वो चल रहा है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसे फॉलो कर लीजिए और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पर सूचित जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे, उदारवाद की अवधारणा को समझेंगे, उदारवाद के जो सिद्धांत है वो समझेंगे और साथ में जो उदारवाद से संबंधित बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने मत दिए उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, उदारवाद क्या है? उदारवाद एक समग्र राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है। क्या है ये? राजनीतिक भी है, ये सामाजिक भी है और साथ में ये आर्थिक सिद्धांत भी है। हर प्रकार के पहलुओं पर ये ध्यान देता है, नजर रखता है। उसके बाद में जो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। उदारवाद मतलब एक आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा कि ये आदमी बहुत ज्यादा उदार है। उदार व्यक्ति का मतलब ये है कि उसके अंदर, उसके मन में जो है वो बहुत ज्यादा कठोरता नहीं है। उसके मन में जो है वो लोगों के प्रति सद्भावना है, लोगों का वो ख्याल रखने वाला व्यक्ति है और लोगों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा लाभकारी है, उनको वो हानि नहीं पहुंचाना चाहता। यही हमारा उदार व्यक्ति होता है। उसी प्रकार से जो उदारवाद की संरचना है वो हमारी घूमती है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर और उसके साथ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यह पूरी तरह से निर्भर करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब एक जो पर्सन है उसकी स्वतंत्रता के कुछ उसके अधिकार होते हैं कि भाई एक पर्सन जो है उसको पूरी तरह से जीवन जीने दो, जियो और जीने दो वाले कॉन्सेप्ट। मतलब यहां पर आपको पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा यहां पर ख्याल रखा जाता है। अब उसके एक और कदम आगे बढ़ते हैं तो मानवाधिकारों को, मतलब मानव मनुष्य जो मनुष्य है हमारा, जो मनुष्य जो कि एक प्राकृतिक मनुष्य के बाद में एक मानव तक का उसने सफर पूरा किया है, उस मानव को एक प्राकृतिक अधिकार देने की भी बात उदारवाद में की जाती है। उसके साथ में उसकी प्राथमिकता, मतलब मानवाधिकार, जो मानव के जो अधिकार हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए। और ये सिद्धांत जो है वो लगभग 17-18वीं सदी में ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। 17वीं 18वीं जो सदी है वहां पर उदारवाद की अवधारणा जो है वो बहुत ज्यादा संलिप्त हो गई और समाज में एक के बाद एक उदारवाद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उदारवाद के जो विचार हैं, उदारवाद से संबंधित बहुत सारे विचारकों का मत जो है वो आने लगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसके जो प्रमुख 4 स्तंभ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला स्तंभ हो जाता है वो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाता है, जो पर्सनल एक तरह से फ्रीडम है, उसके बारे में यहाँ पर पहला जो स्तंभ है वो ये प्रतिदर्शित करता है। अब इनको और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे तो आप लगातार बने रहिए। और अगला जो पॉइंट है वो आता है समानता का। अब समानता क्या है? समानता सबके लिए बराबर के यहाँ पर चीजों को अगर स्थापित कर दिया जाता है तो वो हमारा समानता कहलाती है। और ये उदारवाद का एक प्रमुख स्तंभ है कि सबको समान अधिकार मिले। अगर किसी एक विशेष वर्ग को कुछ अलग से अधिकार, कुछ अलग से यहाँ पर प्रावधान किए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो इसके खिलाफ, वो उसके स्तंभ में नहीं शामिल होगा। उसके बाद में कानून का शासन हो, ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं, वहां पर पूरी तरह से विधि का शासन, कानून का शासन होना चाहिए। ये भी उदारवाद जो है वो सुनिश्चित करता है। और आगे बढ़े तो सामाजिक न्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक ये मेन स्तंभ, जो 4 स्तंभ है ना उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक न्याय। समाज का कल्याण हो, समाज जो है वो पूरी तरह से न्यायपूर्ण समाज हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग या फिर किसी एक विशेष जो जाति के लोग हैं वहां पर उनके साथ में सामाजिक रूप में अन्याय हो रहा हो, किसी भी प्रकार से उनको सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा हो या फिर उन्हें समाज से अलग करने की कोशिशें की जा रही हो। तो ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं जो कि उदारवाद को बहुत अच्छे से परिभाषित करने का काम करते हैं। पहला हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा हमारा समानता हो जाता है, तीसरा हमारा हो जाता है कानून, विधि का शासन हो जाएगा और चौथा हमारा इसमें सामाजिक न्याय होगा। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं को और अच्छे से बहुत ज्यादा डिटेल में भी कवर करते हैं। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है?
तो देखिए, अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सनल लेवल पर वो क्या कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पर वो अपनी जो फ्रीडम है उसको वो प्रकट कर पाए। जैसे भारत में, भारत के मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता है उसके बारे में आपको अधिकार दिए गए आर्टिकल 19 के तहत में, जहां पर आपको अधिकार दिए गए आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अपनी बातों को रख दिया तो आप एक जगह पर एकत्र हो सकते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता है, लेकिन आप उसको उसके लिए किसी भी हथियार का प्रयोग ना करें। अब आप एक जगह पर एकत्र हो गए हैं, एक जगह पर एकत्र होने के साथ में आप वहां पर फॉर्मेशन कर सकते हैं, आपके दोस्त बनेंगे और आप ये चाहेंगे कि आप कुछ संस्था, कुछ यहाँ पर ग्रुप फॉर्म कर लें, उसकी भी स्वतंत्रता है। ग्रुप फॉर्म कर लिया, अब ग्रुप के जो विचार है ना, इनको आप चाहेंगे पूरे राष्ट्र में फैले, तो उसके लिए आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर सकते हैं, इसकी भी पूरी स्वतंत्रता है। अब कहीं पर मूव कर लिया और मान लीजिए आपको वहां का हवा पानी या फिर वहां के लोग आपको ज्यादा पसंद आए, तो आप वहां पर सेटल डाउन हो जाएं, इसकी भी स्वतंत्रता है। और इसके बाद में, सेटल डाउन होने के बाद में आपको रोजी रोटी के लिए कुछ करना होगा, उसके लिए आप वहां पर बिजनेस भी कर सकते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता। तो भारत में आर्टिकल 19 के तहत में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, जो कि पूरी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। ठीक है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को यह परिभाषित करेगा, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी अवधारणा को भारत के संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया है। अब देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है क्या, तो यह विचारधारा मानती है कि हर व्यक्ति को, हर पर्सन को यहां पर अपनी पहचान, विचार और जीवन के तरीकों को चुनने का, जीवन के तरीका, जो वो तरीका जीना चाहता है, जिस प्रकार के विचार वो रखना चाहता है, उसके साथ में वो अपनी पहचान रखने का पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बायसनेस नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से, मतलब सरकार का मतलब क्या है, जो भी संप्रभु व्यक्ति है, जो भी यहाँ पर कौन है, जो संप्रभु है, जो पूरी तरह से जिसके पास में कंट्रोल है, वो किसी भी प्रकार से इस स्वतंत्रता को बाधित ना करे, इस चीज को सुनिश्चित यहाँ पर किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अभिव्यक्ति, आप जो अपने विचार को प्रकट कर पा रहे हैं, आप जो संप्रभु के बारे में, जो शासन है उसके बारे में कुछ चीज बोल पा रहे हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपके पास में विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप किसी भी पर्सन की या किसी भी एक टॉपिक के लिए अपने जो विचार है वो खुले तौर पर स्पष्ट रूप से उनको प्रकट कर सकते हैं। विचारों का विमर्श करिए और साथ में विरोध की अनुमति पर जोर दिया जाता है। किसी भी प्रकार का अगर आप विरोध भी करना चाहते हैं, प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, तो उसको भी यहाँ पर, उसकर भी उदारवाद के तहत में इसको भी एक विशेष दर्जा दिया जाता है। आप यहाँ पर जो है वो विरोध भी कर सकते हैं, आप अपने विचार भी रख सकते हैं, आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जी भी सकते हैं। ये भी आपका कहां पर कहा गया, ये भी आपका उदारवाद की संरचना में ये भी बताया गया, उदारवाद के अंदर में ये आ जाता है। अगला जो स्तंभ है वो हमारा समानता है, और समानता जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि भाई सबके लिए यहाँ पर समान अवसर, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, जहां पर आर्टिकल 15 जो है वो सबको एक तराजू में तौलता है, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखेगा। और अगर सरकारी नौकरी में अगर यही भेदभाव अगर किसी सरकारी नौकरी में रोकने के लिए कहा जाए तो हमारा आर्टिकल 16 हो जाता है। तो भारत में समानता तो दी गई है, अब आइए इसको समझ लेते हैं। अब ये समानता जो है वो उदारवाद का एक प्रमुख पहलू है, और सभी व्यक्ति के लिए समान अवसर होंगे और अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। सभी व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रकार के अवसर हों, सभी व्यक्ति के लिए समान अवसर होंगे और उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यहां पर यह समानता की अवधारणा है उदारता के अंदर में। ठीक है, उदारता में अब भारत में समानता, राइट टू इक्वालिटी, भारत में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन किया गया। आर्टिकल नंबर 14 विधि का शासन, मतलब सबके लिए एक समान कानून बना दो। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 15 में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना करो। आर्टिकल नंबर 16 में यह लिख दिया गया कि किसी भी प्रकार की अगर आप नौकरी दे रहे हो या किसी भी प्रकार का आप रोजगार दे रहे हो तो वहां पर सबको समान रखो। और उसके साथ में आर्टिकल नंबर 17 में यह कह दिया गया कि आप किसी भी प्रकार के वर्ग के खिलाफ में कोई भी छुआछूत की भावना न रखो। आर्टिकल नंबर 18 इसी से एक कदम और आगे जाएगा और ये कहेगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की उपाधि मिल रही है तो आप उस उपाधि को अपने नाम में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आर्मी और बाकी ये जो आर्मी और डिफेंस की जो एक तरह से उपाधियां हैं उनको छोड़ करके उनको भी आप किसी को आधार कार्ड में यूज नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं लिख सकता कि लेफ्टिनेंट जनरल फला फला, है ना, तो मतलब उनको आप उन टाइटल्स को अपने आधार कार्ड या अपनी पहचान के तौर पर नहीं यूज कर सकते। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब ये इसी वजह से है कि किसी व्यक्ति को विशेष ना समझा जाए, सब एकदम बराबर हैं, समानता को बचा कर रखा जाए, समानता को मेंटेन रखा जाए पूरे भारत देश में। अब इसके आधार पर जाति,
धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव ना हो। अगर ये भेदभाव नहीं होगा तभी उदार एक समाज बनेगा, वही उदारवाद समाज की एक नींव रखेगा, उसी का एक ये स्तंभ कहलाएगा। उसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक आता है, अगला जो हमारा इसी का स्तंभ आता है वो कानून का शासन, जिसके बारे में आर्टिकल नंबर 14 में भारत के संविधान में लिखा गया। आइए समझते हैं जो कानून का शासन है वो किस प्रकार से उदारवाद को जन्म देता है। वो कानून जो है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। अब सभी के लिए अगर समान कानून है तो वहां पर एक उदारवाद समाज ही तो बन गया। मतलब किसी के प्रकार में किसी भी, अगर कोई राजा भी कोई क्राइम कर रहा है तो उसको भी सजा दी जा रही है। कोई पर्सन, अगर कोई जनता है, कोई निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति है, अगर वो क्राइम कर रहा है तो उसको भी वही सजा दी जा रही है। तो यहां पर समानता है कानून में, और कानून में अगर समानता है तो समाज हमारा ऑटोमेटिक उदारवादी समाज बन जाता है ना। तो किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की आवश्यकता को भी दर्शाएगा। वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को भी ये क्या करेगा, उसको भी ये दर्शाने का कार्य करेगा। कानून का शासन ये तीसरा स्तंभ हुआ हमारे उदारवाद का। अब बढ़ते हैं आगे एक कदम और देखते हैं चौथा स्तंभ कौन सा है। तो सामाजिक न्याय की भावना हमारा चौथा स्तंभ हो जाता है। आइए समझते हैं इसमें क्या है। तो यह सिद्धांत जो है वो सामाजिक विषमता, किसको, सामाजिक जो विषमता है, आपको भी पता है पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, पांचों उंगलियां जो है वो बराबर नहीं है ना। तो समाज में बहुत सारे वर्ग के लोग रह रहे हैं, बहुत सारे विचारधाराओं के लोग रह रहे हैं, समाज में बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे विचारों के लोग और बहुत सारे तरीके के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। चाहे वो भाषाई आधार पर हो, चाहे वो रहन सहन के आधार पर हो, चाहे वो रूपरेखा के आधार पर हो, हर एक प्रकार से विषमता समाज में होती है। और विषमता को अगर कम करने के लिए और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, किसी भी कार्य में अगर नागरिकों के लिए समान अवसर आप दे पा रहे हैं, अगर आप समान अवसर सुनिश्चित कर पा रहे हैं, तो ये सक्रिय नीतियों का समर्थन करेगा। ये क्या करेगा, ये सक्रिय नीतियों का समर्थन करने का कार्य करेगा। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो जाता है सामाजिक न्याय, ये हमारा हो जाता है सामाजिक न्याय। ये चौथा स्तंभ हुआ। उम्मीद है चारों स्तंभ आपको आसानी से तैयार हो गए होंगे। पहला जो हमारा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, पहला जो हमारा स्तंभ है वो है कानून, पहला जो हमारा स्तंभ था वो व्यक्ति की स्वतंत्रता था। दूसरा जो हमारा स्तंभ था वो समानता था। जो तीसरा स्तंभ वो कानून का शासन था, और जो चौथा स्तंभ था वो हमारा सामाजिक न्याय था। उम्मीद है यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई है ना। और कमेंट सेक्शन आपके लिए एक्टिव है। कमेंट सेक्शन में आप लगातार अपने डाउट्स को पूछते रहेंगे, लगातार उसका जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और विचारकों के मत देखते हैं, क्योंकि बिना विचारकों के मत से हम लोग हर एक पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े उदारवादी कहे गए वो जॉन लॉक थे, और उदारवाद का पिता किसे कहा गया, ये जॉन लॉक ही थे। ये आपको याद रखना है। जॉन लॉक ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारा जो समाज है ना, वो हमारा समाज जो है वो पूरी तरह से शांत समाज है, पूरी तरह से ये सभ्य समाज है। लेकिन उसके बाद भी इतना ज्यादा शांत और सभ्य होना भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय होता है। इसी वजह से इन्हीं के प्राकृतिक जो अधिकार है ना, उन्हीं की रक्षा मात्र के लिए एक कानून, एक यहाँ पर राजा या एक यहाँ पर संप्रभु की स्थापना करनी होगी। तो इनके आधार पर जो प्राकृतिक समाज है वो कैसा है, वो पूरी तरह से शांत समाज है, ये पूरी तरह से शांत समाज है, ये पूरी तरह से सभ्य समाज है। और इसी को, शांत और सभ्य समाज को बनाकर रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा, अगर मान लीजिए आप किसी रोड पर चल रहे हैं ना, रोड पर आप चल रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में सीट बेल्ट लगा करके पूरी अच्छे से एकदम नियम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, है ना, आप तो अपने हिसाब से क्या है, आप शांत भी हैं, आप सभ्य भी हैं। लेकिन जो अगला सामने से आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो तेज रैश ड्राइविंग कर रहा है, और वो आपको ओवरटेक करने के लिए आपको हो सकता है नुकसान पहुंचा दे। तो उस नुकसान को रोकने के लिए एक राजा, एक यहाँ पर एक प्रशासन की जरूरत होगी जो कि स्थापित किया जाएगा। ये यहाँ पर इसी वजह से एक राजा की स्थापना की जाएगी। ऐसा प्रस्ताव दिया किसने, जॉन लॉक ने। मतलब समाज हमारा शांत है, समाज शांत है, लेकिन उसके बाद भी वो अधिकारों की रक्षा कर पाए, इस वजह से उन पर एक राजा की जरूरत होगी, इस प्रकार से उन पर एक शासक की जरूरत होगी। लेकिन वो किसके आधार पर काम करेगा, वो जनता के अधिकार के आधार पर काम करेगा। मतलब इनका यह मानना था कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों के
जीवन की स्वतंत्रता की और संपत्ति की सुरक्षा करना है, सुरक्षा करना है। और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत विकसित किया, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार व्यक्ति के अधिकारों की बात की। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार व्यक्ति के अधिकारों की बात की, और इन्होंने ऐसा कहा, ये जो शांत समाज है ना, इसको आगे चल करके रक्षा करना या इनके अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब इनके ऊपर एक शासन रहेगा, एक प्रशासन के माध्यम से इन्हें गवर्न किया जाएगा। लेकिन वहां पर भी शासन जो है उस राजा का नहीं है, उस टॉप अथॉरिटी का नहीं है, वहां पर शासन जो है वो जनता का है, वो लोगों का शासन है। इस चीज को यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा जॉन लॉक के द्वारा। ये उदारवाद के पिता कहे गए, और इन्होंने अपने विचार 1632 से लेकर के 1704 तक इनका जीवन काल रहा। उसके बीच में इन्होंने अपने बहुत सारे विचार दिए जो कि उदारवाद से संबंधित थे। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब अगला नंबर आएगा, अगले विचारक आएंगे। अगले विचारक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो, इनका जो जन्म है वो 1712 में होता है और 1718 तक ये लगातार अपनी सेवाएं देते रहते हैं। इन्होंने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने ये कहा कि जो समाज है ना, समाज की स्थापना एक सामूहिक समझौते के द्वारा होती है। और उनका विचार था कि जो जनरल विल है, सामान्य इच्छा के बारे में इन्होंने कहा। और उदारवाद जो है, उदारवाद पूरी तरह से कैसे फॉलो किया जा सकता है, ये सामान्य इच्छा से फॉलो किया जा सकता है। लिबरलाइजेशन केवल और केवल सामान्य इच्छा से ही फॉलो किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। जनरल विल, सामान्य इच्छा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। मतलब यहां पर राजा का भी शासन नहीं है, यहां पर जनता का भी शासन नहीं है, दोनों को मिला दिया इन्होंने। और इन्होंने कहा जो सामान्य एक, जिसमें आपसी सहमति मिल रही है, जिसमें सामान्य एक इच्छा बन पा रही है, उसी को यहां पर शासन करने का अधिकार रहेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या, हमारा इसमें जीन जैक्स रूसो ने क्या कहा, इन्होंने कहा सामान्य इच्छा, उदारवाद स्थापित हो सकता है, लेकिन अगर जनता यहां पर लगातार हावी हो जाएगी तो हो सकता है जनता निरंकुश हो जाए, या फिर शासक अगर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा तो शासक हो सकता है निरंकुश हो जाए। तो उदारवाद को स्थापित अगर करना है तो दोनों में एक समन्वय बनाओ, एक सामान्य इच्छा निकालो और उसके आधार पर शासन करो। यहां तक पॉइंट क्लियर है ना? यहां तक पॉइंट क्लियर है तो बढ़ते हैं हम लोग अगले थिंकर पर। अगला जो थिंकर है वो स्टुअर्ट मिल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, 1806 से लेकर 1873। और मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसकी स्वतंत्रता के बारे में बात की और महत्व पर इनके जोर दिया। उन्होंने तर्क किया, इन्होंने क्या तर्क किया कि विविध विचार और दृष्टिकोण का होना समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। इन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा विविधता होगी ना, उतना ज्यादा समाज प्रगति करेगा, उतना ज्यादा समाज अनेक अनेक विचारों को उत्पन्न करेगा, उतना ज्यादा वो सारे जो विचार हैं वो समाज के कल्याण में बहुत ज्यादा भागीदारी पेश करेंगे। ये आपको याद रखना है। तो विविधता जो है वो विचारों और दृष्टिकोण का होना समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है, और ये कहना था स्टुअर्ट मिल का। ठीक है, जॉन मिल का कहना था, ये आपको याद रखना है। 1806 से लेकर 1873 तक बढ़ते हैं आगे। अब देखिए उदारवाद से संबंधित अगला जो विचारक है वो हैबरमास है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आधुनिक उदारवाद जो है उनके विचार महत्वपूर्ण है, और उन्होंने संवाद और सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व, मतलब संवाद आप करिए और सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया। इन्होंने ऐसा कहा कि पर्सनल चीजों से ज्यादा सार्वजनिक चीजों पर कार्य करना बहुत ज्यादा उदारवादी समाज की तरफ एक प्रेरणा देता है। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल चुनाव के माध्यम से नहीं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकतंत्र केवल चुनाव के माध्यम से नहीं बल्कि नागरिकों के बीच में एक खुली चर्चा हो और साथ में संवाद के माध्यम से एक सशक्त राज्य बन जाता है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये चीज नहीं हो पाई, अगर मान लो लोकतंत्र केवल चुनाव के माध्यम से नहीं बल्कि नागरिकों के बीच में खुली चर्चा अगर नहीं हो पा रही है, तो लगातार उदारवादी समाज नहीं बनेगा, क्योंकि लोगों की क्या इच्छा है ये तो हमें पता ही नहीं है, हम लोग अपने आधार पर शासन किए जा रहे हैं। तो एक क्लियर संवाद की जरूरत है, ये कहना था हैबरमास का। यहां पर एक क्लियर संवाद, एक ओपन डिस्कशन की अवधारणा पेश की किसने, हैबरमास ने पेश की, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगले थिंकर को देखते हैं। उदारवाद के प्रकार के बारे में देखेंगे, थिंकर नहीं 4 प्रमुख थिंकर हम लोगों ने उदारवाद से संबंधित डिस्कस कर लिए।
अब उदारवाद के प्रकार देख लेते हैं। 3 प्रकार के उदारवाद होते हैं। पहला हो जाता है क्लासिकल, दूसरा हो जाता है सामाजिक और तीसरा हो जाता है नव उदारवाद। आइए समझते हैं क्या-क्या हैं ये तीनों। तो देखिए, सबसे पहले आता है क्लासिकल उदारवाद। क्लासिकल उदारवाद की अवधारणा जो है, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वाभाविक अधिकारों और बाजार अर्थव्यवस्था पर जोर देती है। मतलब क्लासिकल में क्या था, पहले जो पुराना उदारवाद था, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात हुई। इसमें स्वाभाविक अधिकार, जो कि बहुत ज्यादा प्रोबेबल राइट्स हैं, उनके बारे में यहां पर बात होगी। उसके साथ में बाजार की अर्थव्यवस्था के बारे में यहां पर बात होगी। तो क्लासिकल उदारवाद जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, स्वाभाविक अधिकार से और साथ में बाजार की अर्थव्यवस्था पर ये डायरेक्टली लिंक्ड है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो सामाजिक उदारवाद का होता है। और सामाजिक उदारवाद का मतलब यह है कि यह सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस और एक समानता की ओर ध्यान आकर्षित करेगा, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप जो है वो आवश्यक है। इन्होंने ऐसा कहा, जो सामाजिक उदारवाद था, इसमें ऐसा कहा गया कि समानता है, सामाजिक न्याय भी है और इसकी ओर में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप यहां पर आवश्यक है। ये सामाजिक उदारवाद की अवधारणा में आता है कि सरकारी हस्तक्षेप होना जरूरी है। ये कहना था सामाजिक उदारवाद का। इसके बाद में जो अगला प्रकार है वो है हमारा नव उदारवाद, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दिए हैं। जब इनको और हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होंगे एक एक वाद को, तब और अच्छे से इनको और स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग उदारवाद के बारे में देख रहे हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स, एक यहां पर कंसाइज्ड इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है। अब नव उदारवाद क्या हुआ, तो नव उदारवाद जो है वो आर्थिक उदारीकरण है। यह क्या है, यह एक आर्थिक उदारीकरण है। मतलब आर्थिक आधार पर आप उदार रहेंगे। आर्थिक आधार पर ऐसा नहीं है कि किसी को आप बहुत ज्यादा गरीब बना दें और किसी को बहुत ज्यादा अमीर बना दें। आर्थिक तौर पर आप उदारवादी रहेंगे। जो गरीब है उसके स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और जो अमीर है उसके स्टेटस तक मिलाने की कोशिश की जाएगी उस गरीब को, तो वो आर्थिक उदारवाद हो जाएगा। और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का यहां पर कॉन्सेप्ट दिया गया पहली बार कि राष्ट्र जो है ना वो एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम के हम लोग विचार पर आगे बढ़े। ये नव उदारवाद की विचारधारा है, ये नव उदारवाद की विचारधारा है। लेकिन आपको भी पता है कि ये एकदम भ्रामक है, ये पूरी तरह से गलत है। और वैश्विक जो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक नारा लगातार दिया जाता है ना, ये केवल किताबों में ही सीमित रह गया है। आज केवल यही है कि भाई अपना मुनाफा कर लो और दूसरे का नुकसान कर लो। हम आर्थिक रूप में कितना मजबूत हो सकते हैं और अगला आर्थिक रूप से कितना कमजोर हो सकता है, इसी पर लगातार विचार विमर्श किया जाता है। चाहे वो वैश्वीकरण के आधार पर हो, चाहे वो जिस भी आधार पर हो, चाहे आप अपने घर में भी देख लो, इसी प्रकार की चीजों का यहाँ पर जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और निजीकरण और मुक्त बाजार पर केंद्रित ये पूरी चीजें हैं। यहां पर प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और जो उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में नव उदारवाद जो है वो कहता है। यहां पर वैश्वीकरण भी है, यहां पर लिबरलाइजेशन भी है, यहां पर प्राइवेटाइजेशन भी है। तो अभी जो एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया ने 1992 में अपनाए, वो एक सोच है, उसके पीछे जो अवधारणा है वो नव उदारवाद की अवधारणा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नव उदारवाद की ये अवधारणा है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं, अब देखिए ये उदारवाद का कॉन्सेप्ट हो गया, उदारवाद के विचारक हो गए, उदारवाद का एक कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब देखते हैं उदारवाद का प्रभाव क्या होगा। तो उदारवाद जो है वो आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार की घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर गहरा प्रभाव करता है। किस पर? आधुनिक लोकतंत्र, जो अभी वर्तमान में हमारा लोकतंत्र है उस पर उदारवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वो अपनी अवधारणाएं उस पर पेश करता है। मानवाधिकार की घोषणा, मनुष्य के क्या अधिकार है उनकी घोषणा का सीधा जो एक तरह से प्रतिबिंब आप समझ सकते हैं वो उदारवाद ही है। और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कानून बन रहे हैं वो उसमें उदारीकरण बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है। वहां पर एक उदारीकरण जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो यहां पर जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो उदारवाद उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो
अंतर्राष्ट्रीय कानून पर प्रभाव है, मानवाधिकार की घोषणा पर प्रभाव है और आधुनिक लोकतंत्र पर भी प्रभाव यहाँ पर डाला जाता है। इसके सिद्धांत ने विभिन्न देशों में राजनीतिक आंदोलन और जैसे कि नागरिक के अधिकार आंदोलन या फिर लैंगिक समानता के आंदोलन को प्रेरित यहाँ पर किया गया है। मतलब नागरिकों के अधिकारों के बारे में लोग इसके लिए इसको जान करके, इसको पढ़ करके उससे प्रेरणा लेते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उससे प्रेरणा लेते हैं, तो ये उदारवाद का प्रभाव है। लगातार उदारवादी समाज जो है वो एक कल्याणकारी राज्य होता है। उदारवादी अगर समाज है तो वो लगातार अपने ही बारे में नहीं, पूरे समाज के एक सामान्य इच्छा के बारे में सोचने का प्रयास करता है। और सारी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि उदारवाद के स्तंभ क्या हैं, उदारवाद के विचारक कौन से हैं, उदारवाद के प्रकार क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा निष्कर्ष कि उदारवाद जो है वो ओवरऑल क्या होता है। तो उदारवाद जो है वो विविधतापूर्ण है, बहुत सारी विविध चीजें हैं इसमें, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यहाँ पर विकसित होती हुई विचारधारा है। ये अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। मतलब उदारवाद क्या होता है, ये अभी डेवलपिंग फेज में है। लगातार हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा उस पर अभी लगातार खोज चल रही है। लगातार ये एक विकसित विचारधारा है और राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को आकार भी दिया है। इसने जो है राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को एक आकार तो दे दिया है, लेकिन अभी भी ये विकसित है। लगातार ये आकार उसमें परिवर्तन, मूलचूल परिवर्तन कर रही है और लगातार इसमें सुधार जो है वो हो रहे हैं, है ना। उसके बाद में इसके सिद्धांत का वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसका जो सिद्धांत है वो वैश्विक, जो एक ग्लोबल लेवल पर एक महत्वपूर्ण इसका प्रभाव है और आज भी बहस और विमर्श का एक केंद्रीय विषय ये है। पूरी तरह से ये बहस का और विमर्श का, ये लगातार इसमें चर्चाएं होती रहती हैं। लगातार ये एक विकासशील अवधारणा है और विकसित है। लगातार ये विकसित होती हुई अवधारणा है। अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें इसमें अभी करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हो भी चुकी हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, उदारवाद एक ऐसा समाज है जहां पर लोग सभ्य हैं, लोग शांत हैं और लोगों के कल्याण से संबंधित बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारी चीजें यहां पर होती हैं, ठीक है। तो कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पर उसका जवाब दे सकते हैं कि कैसा लगा ये वीडियो। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको शिक्षा टाउन पर लगातार मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको ज्वाइन कर लेना है शिक्षा टाउन। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेली 1 PM हमारी पेड की क्लास होती है। 1 PM जो है वो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हमारी पेड की क्लास होती है पॉलिटी की। और आपकी जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे क्लास होती है वो आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है। आप इन दोनों क्लास में ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे ये 3 बजे का समय है, ये जो हमारा आज का समय था, आज तो आपकी क्लास नहीं हुई, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो जरूर तैयार हो गया, है ना। तो 3 PM आपका जो टाइम है वो हम लोग स्क्रीनिंग बैच की बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर हम लोग डेली 30 MCQ प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारी थ्योरी भी इसी क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके साथ में जो 6 से 7 का हमारा समय है वो स्क्रीनिंग बैच का समय है। अगर आप स्क्रीनिंग बैच की तैयारी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित, तो आप इस स्क्रीनिंग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर एकदम अच्छे से, बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए जुड़े रहिए शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।